अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अल्फला CLSA के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हेड ऑफ़ रिसर्च फ़हद इरफान और डिप्यूटी हेड ऑफ़ रिसर्च सज्जाद हुसैन के साथ हाजिर हूँ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। OGDC PPL 2 दिन से कैप लग रहे हैं। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड जो हमारे ENP के एनालिस्ट हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, IMF ने क्या बोला है और क्यों ये इस तरह से बढ़ रहे हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ सज्जाद, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, IMF में हम एंटर होने वाले हैं। IMF ने सर्कुलर डेट के बारे में कुछ बोला है, ठीक है, वो क्या है, और फिर उसको कनेक्ट करो कि OGDC PPL ताले लग रहे हैं तो वो क्यों लग रहे हैं। अच्छा, IMF ने हमें कहा है कि भैया हमारा जो फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट है, मतलब द पेस ऑफ इंक्रीजिंग इन सर्कुलर डेट, उसको गिराना है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ सर्कुलर डेट है, जितना पहले का जमा हुआ है, उसको भी नीचे लाना है। ठीक है। ठीक है। जो फ्लो ऑफ सर्कुलर डेट है वो कंट्रोल होगा थ्रू गैस प्राइस इंक्रीज। ठीक है। ठीक है। जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वो डिक्रीज होगा आइदर थ्रू सिंपल कैश सेटलमेंट, या आप PI दे सकते हो, या आप पैसे दे के वापस ले लो। अब ये पैसे दे के वापस ले लो का क्या मतलब है? ये जितनी भी कंपनीज हैं, 3 कंपनीज का प्राइमरीली इनका सर्कुलर डेट का स्टेक बन रहा है। 1 OGDC, सेकंड PPL, थर्ड GHPL। ठीक है। ठीक है। GHPL इज 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। OGDC is 85% owned directly or indirectly by the government, ठीक and है। 75% PPL is owned by the government. ठीक है। ठीक है। अब है तो नहीं, ये कंपनीज पैसे भी इनको ही चाहिए, तो अब ये है कि भाई ये पैसे देंगे और इनसे डिविडेंड लेंगे तो वापस इनकी जेब में आके गिर जाएगा। ओके। जो बीच में जो रिमाइंडर, फॉर एग्जाम्पल 15% OG के लिए और 25% PPL के लिए जो रिमाइंडर है, सिर्फ वो इनकी एक्चुअल कॉस्ट है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट है कि मतलब 70 रुपए की चीज़ 100 रुपए हो जाए और 50 रुपए की चीज़ 85 रुपीज़, इतना बड़ा अमाउंट है ये। जो अभी प्रपोजल आया था ना ये रिसेंट न्यूज़ के अंदर, दैट वाज कि OGDC को 326 बिलियन रुपीस मिलेंगे, PPL को 90 बिलियन रुपीस मिलेंगे। ठीक है। अब 326 बिलियन रुपीस इज अराउंड 76 रुपीस पर शेयर फॉर OGDC। इट्स 76 रुपीज़ पर शेयर OGDC को कैश मिलेगा। कैश मिल के डिविडेंड में निकल आएगा। ओके। ओके। द प्रपोजल इज कि आपका कैश मिलेगा और वो सारा का सारा पे बैक कर देगा टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है। और उसमें हमको जो पैसे मिल जाएंगे वो उनका फिजिकल कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है। सेम गोज फॉर हम यानी PPL। माइनॉरिटी शेयर। एग्जैक्टली। ठीक है। PPL को 90 बिलियन रुपीस मिलेंगे, वो 90 बिलियन पे आउट कर देगा पूरा। ऑन टॉप ऑफ दैट, न्यूज़ में ये भी लिखा हुआ था कि आपका 30 बिलियन दे विल अरेंज फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज PPL। तो 90 बिलियन उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन पे आउट 120 बिलियन का करेंगे। अच्छा, PPL के बाद इतना कैश है। PPL का 30 बिलियन का कैश रिजर्व मौजूद है। ओके। ओके। वो एसेंशियली इसलिए क्योंकि PPL का माइनॉरिटी स्टेक इज 25%, विच इज़ द हाइस्ट अमंग्स द 3 ऑफ देम। ओके। तो वो कह रहे हैं भाई आप जो माइनॉरिटी को पेमेंट है ना वो आप अपनी जेब से करो। तो 120 अरब का कैश फ्लो डिविडेंड के फॉर्म में निकलेगा, 90 अरब गवर्नमेंट देगी, जो 90 अरब पूरा वापस मिल जाएगा, कि 75% ऑफ 120 बिलियन इज 90 बिलियन। नहीं तो OGDC के पास खुद का कैश नहीं है क्या? OGDC के बाद बहुत कम कैश रिजर्व था। अच्छा, तो मतलब वो एक्स्ट्रा कैश नहीं दे सकता, PPL अपनी किताब में से एक्स्ट्रा कैश निकाल सकता और उसमें वैसे भी नुकसान कम है, उनको 15% नुकसान है अगर OGDC से पैसे लेते हैं तो। ठीक है। PPL से लेते हैं तो उनको 25% नुकसान पड़ जाता है। ठीक है। तो ये भी वजह था। अब आप देखो, अगर 75 रुपीज़ हम पकड़ते हैं OGDC का, एंड स्टिल आज का क्लोजिंग रेट वॉज 100, तो एक्स रेट खुलता है 25 रुपीज़ का, अगर हम इसमें से पूरा डिविडेंड हटा दें तो 75 रुपीज़ का डिविडेंड। ठीक है, 25 रुपीज़ की प्राइस बनती है ना। OGDC की नॉर्मलाइज अर्निंग्स भी एट करंट डॉलर रेट और करंट क्रूड पे तकरीबन आपकी बनती हैं 36-38 के बीच में। ठीक है। ठीक है। वन टाइम मल्टीपल में भी नहीं ट्रेड कर रहा होगा। हाँ, सही है। ठीक है। और अभी इस पूरे सिनेरियो डेवलप होने से पहले जो लोएस्ट आई गेस OGDC टच टू 69, 70 रुपीज़ पकड़ लें आप। ठीक है, या तो तकरीबन कुछ 2.5 का मल्टीपल बनता है। अगर हम उसको रीरेट कर दें 2.5 पे, तो तकरीबन 100 रुपये तो यही हो जाता है ऑलमोस्ट। ओके। ओके। प्लस आपका जो डिविडेंड पेमेंट निकलेगी वो भी आपको मिलेगी। हाँ। तो इसकी वजह से OG में बहुत ज़्यादा तेज़ी है फिल वक्त। ओके। PPL की बात करें तो PPL की राउंड अबाउट अर्निंग्स होंगी 29-ish। ठीक है। इनका भी एक्सपोजर आप पकड़ लो, 2.5 के मल्टीपल बनता है कुछ 70। ठीक है, 70 हो गया और 44 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है। तो 110-115 बनती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू और करंट प्राइस के बीच में डिफरेंशियल इज अराउंड 25-30%, ठीक है। बट OGDC का 70%। ओके। इसकी वजह से पीपल आर स्विचिंग फ्रॉम PPL टू OGDC राइट नाउ। बट इसके अंदर एक कैच ये है कि पहली बात तो दिस इज़ ऑल स्टिल इन डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, अभी एग्जैक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है।
80% श्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आ रही है बहुत सारे प्रपोजल्स के अंदर कि दिस विल हैपन। इसके अलावा वैल्यूएशन मैट्रिक्स के अंदर पीपीएल को अगर आपको देखना है तो 2.5 के मल्टीपल पे दोनों वैल्यू होंगे, ठीक है, लेकिन पीपीएल के पास रिसीवेबल रिजर्व फिर भी खड़ा होगा, तो उसका पीपीएल को थोड़ा सा एज मिलना चाहिए एटलीस्ट इन द वैल्यूएशंस। ओके, तो मैं थोड़ा आसान अल्फाज में बताता हूँ। आप कह रहे हैं कि जब ये पैसे वैसे सब मिल जाएंगे तो ओजीडीसी फिर गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगता होगा, लेकिन बहुत छोटा अमाउंट मांगता होगा, लेकिन पीपीएल फिर भी एक अमाउंट मांगता होगा। तो अगर आगे जाके कोई सेटलमेंट होती है एग्जैक्टली तो पीपीएल में वहां बेनिफिट आ जाएगा। अच्छा, इसमें पोटेंशियली क्योंकि अगर इनको आप इनके बुक पे रिसीवेबल खड़ा रखो पीपीएल के बुक पे और ओजीडीसी को बिल्कुल क्लियर कर दो और जीएचपीएल को भी, तो किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो हो सकता है कि पीपीएल को दे सेटल इन अनदर फॉर्म, नॉट नेसेसरीली वन ऑफ, बट जब गैस प्राइस बढ़ेगी कि ऑफकोर्स सेंट्रल एंटिटी से पैसे डाइवर्ट होते हैं विच इज एसएनजीपी। सही है, एसएनजीपी के थ्रू ये सारे पैसे डाइवर्ट कराते हैं ना, जितनी भी कलेक्शंस पाक होती हैं। तो इट माइट बी द केस क्योंकि पीएसओ को भी कुछ नहीं मिल रहा, तो पीएसओ का भी बहुत बड़ा एक्सपोजर खड़ा है, पीएलएल का खड़ा है, वो दोनों तो बिल्कुल ही फारिग बैठ गए क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इनको सेटल करके रिसीवेबल्स जो फर्दर एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, इट माइट बी द केस कि ओजीडीसी को कम पैसे दें गोइंग फॉरवर्ड, उसकी बुक पे वापस रिसीवेबल बिल्ड करें और पीपीएल, पीएसओ और पीएलएल को ज़्यादा पेमेंट्स दें ताकि इनके रिसीवेबल्स कंट्रोल में रहें और इनके ऑपरेशन स्मूथ चलते रहें। बट वो थोड़ा सा लेटर डाउन इन द बिल्कुल, स्टेज है। वो अभी जो कैप्स लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं कि एक टाइम बड़ा डिविडेंड आ सकता है और आपको लगता है कि ओजीडीसी में अगर ये जो पूरी कैलकुलेशन आपने बताई तो 70% का टेंटेटिव अपसाइड हो जाएगा और पीपीएल के अंदर 30-35% होगा, 25% होगा, तो इसलिए लोग स्विच भी कर रहे हैं पीपीएल से। लेकिन ओवरऑल जो रैली का रीजन है वो ये है। ये आपने मुझे ऑलरेडी जवाब दे दिया, बट मेरा सवाल अगला इससे ये था कि पीएसओ, एसएनजीपी, एसएसजीसी, इन तीनों का ना तेजी बनी ना इन तीनों का नाम आता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इन तीनों को कुछ पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? बल्कि इस पे मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूं इसी क्वेश्चन में कि साथ में अब अगर गैस प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑन एसएनजीपी, एसएसजीसी? बिकॉज ये भी एक चीज़ लोगों को समझ में आया कि रिटर्न ऑन पहली बात पैसे जो फ्लो होंगे वो होंगे एसएसजीसी, एसएनजीपी के थ्रू ही। ओके, क्योंकि नाइदर ऑफ दीज कंपनीज, ओजी, पीपीएल, पीएसओ, ये गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगती हैं, सारा एसएनजीपी से मांगती हैं, लेकिन एसएनजीपी डायरेक्ट गवर्नमेंट से मांगता है। ओके, तो रिसीवेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज विद एसएनजीपी एंड एसएसजीसी, तो पैसे आपको उन्हीं को देना है। सही है, लेकिन बाकी सब उनसे पैसे मांगते हैं। सही है। तो जितने पैसे उनको मिलते हैं वो आगे बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी जितने पैसे फंसते थे इनको जो नहीं मिल पाते थे, या सिस्टम के अंदर जितने भी गैप्स हैं, ये मिसमैच है ऑफ जिसकी वजह से साइकिल रेट खड़ा हो रहा है, वो सारा का सारे आगे पार्क कर रहे थे। तो जितने इनके रिसीवेबल्स फंसते थे उतने ही ये पीछे से पेबल्स रोक के इनको ओजीडीसी, पीपीएल के पैसे रोक लेते थे। Okay. और बाकी भी जितने जीएचपीएल, पीएसओ, इन सब के पैसे रोक लेते थे। इनका खुद का पैसा कोई भी नहीं फंसा हुआ बीच में, ये एग्जैक्ट नेटिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब इनका कुछ फंसा हुआ ही नहीं है तो बेनिफिट भी नहीं तो होगा। बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। बट पीएसओ का तो फंसा हुआ है। अच्छा, अब पीएसओ का फंसा हुआ है, लेकिन पीएसओ का पैसा खुद का नहीं फंसा हुआ, वो बोरोड मनी फंसा हुआ है। लायबिलिटी तो उसी की नहीं है, मतलब कि अगर खुदा ना खास्ता वो डेट नहीं दे पाता इसमें क्या इशू है कि अगर इसको अभी प्रपोजल क्या है कि मिनिमम फिस्कल कॉस्ट लेके इस मसले को हल करना है। ठीक है, अब ये आपको इवन इन द डिविडेंड हायरार्की भी ये आपको साफ नज़र आ रहा है कि प्रायोरिटी यही है। 100% जीएचपीएल पूरा सेटल कर दिया, ओजीडीसी 85%, ठीक, अच्छी खासी बड़ी अमाउंट दी है। पीपीएल इसमें थर्ड है, हालांकि 75% ओन्ड है, लेकिन तब भी उसको सबसे कम पैसे मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, बट तब भी मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट विल स्टिल गेट बैक द मनी। पीएसओ के अंदर द गवर्नमेंट ओन्स ओनली 55%, तो वैसे भी नुकसान बहुत बड़ा होगा अगर ये करने गए भी तो। दूसरा 45% माइनॉरिटी को चला जाएगा। एग्जैक्टली, इसके ऊपर एक और मसला है कि अगर 600 अरब के लेट से पीएसओ के रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, तो उसमें से जो उसकी रिटेन अर्निंग रिसीवेबल्स है ना, वो 100 अरब भी नहीं होंगे, 100 अरब, 150 अरब मैक्सिमम, बाकी सब बोरोड मनी है। तो अगर लेट्स से 200 अरब डाइवर्ट कर देती पीएसओ को वो, और बोलती भाई तुम मुझे डिविडेंड दे दो, उसका पीएसओ दे ही नहीं सकता था क्योंकि उसके पैसे ही नहीं है, वो बैंकों से लिए मैं, बैंकों से लिया मैं, उसके खुद के पैसे है ही नहीं, वो रिटेन अर्निंग रिसीवेबल्स में नहीं फंसी हुई थी। ओके, रिसीवेबल के अगेंस्ट उन्होंने बैंक से जो डेट लिया हुआ था, एक बार रिसीवेबल खत्म हो जाते हैं तो बैंक का डेट भी खत्म होना जरूरी है। हाँ, इसीलिए वो डिविडेंड नहीं दे सकते। और स्ट्रक्चरल भी इशू है ना, उनके पैसे आएंगे तो देंगे सर,
मेरा जो सवाल था कि इन 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 द मिडिल ईस्ट में कह रहा था कि एसएनजीपी पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर गैस प्राइस बढ़ती है, तो वुड इट बी नेगेटिव? गैस तो लेट्स रीफ्रेम दिस क्वेश्चन इन अ वे कि ये तो हो गया पुरानी बात ना, कि जितना खड़ा था उसको एक साथ आके सेटल कर दिया, जो 2013 में भी हुआ था। अब मुझे ये 2013 में पावर सेक्टर के लिए हुआ था, पावर सेक्टर के लिए हुआ था, हाँ। बट इनको फिर ओजीपीपीएल को भी उस वक्त भी पैसे मिले थे थोड़े थोड़े। ओजी को मिले थे आई गेस, बड़ा कोई एक अमाउंट टीएफसी मिला था उसको। हाँ, तो अब गैस प्राइस भी साथ साथ बढ़ रही है, बिकॉज नाउ वी आर एंटरिंग इनटू आईएमएफ। ठीक है, अब इसमें लोगों का, जैसे अभी तुम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बिफोर द पॉडकास्ट के, यार ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये आईएमएफ ड्रिवन है तो सही, लेकिन आईएमएफ ड्रिवन और भी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पावर टैरिफ पे हम अगला पॉडकास्ट जरूर करेंगे, इस पर बात करेंगे। बट मुझे बताओ, जब अभी गैस टैरिफ भी बढ़ने की बात हो रही है और पावर टैरिफ भी बढ़ने की बात हो रही है, तो क्या इनसे वैल्यूएशन चीज चेंज हो जाएगी? और फिर ब्रिंग दी एसएनजीपी क्वेश्चन इनटू इट कि क्या एसएनजीपी पे कोई फर्क पड़ेगा इससे, गैस प्राइस अगर बढ़ जाती है तो? देखिए शॉर्ट टर्म में तो वैल्यूएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन इज अ फंक्शन ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, अगर आपके अगले साल के फॉर एग्जांपल कैश पैट 100 अरब भी था लेकिन पैसे 0 मिलने थे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू नहीं है उसकी, कम है, मतलब बहुत- है बहुत लेकिन थोड़ी सी वहाँ। डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी फिर। बट अगर मैं कहूँ कि 100 अरब की वजह 50 अरब का कैश फ्लो रियलाइज हो जाएगा और 50 अरब बाद में मिल जाएंगे, तो 50 अरब की तो वैल्यू बन गई ना। Still better than zero. री रेटिंग इज दैट, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में तो हो जाएगी। द री रेटिंग विल कम वंस द जो एक्चुअल मैकेनिज्म है ना इसको मैनेज करने का, दैट गेट्स इम्प्लीमेंटेड, विच वॉज कि आपका एवरी जुलाई आपका ओगरा फॉरन प्रपोज कर दे जितना भी कॉस्ट बर्डन आया है पिछले साल का, गैस प्राइस बढ़ा दे, मतलब और विद इन 40 डेज वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए। ओके, ठीक है, इस साल वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, बट अभी क्या 7th मंथ है, 8th मंथ शुरू हो गया है, हाँ फेब शुरू हो गया, ठीक है, और अभी तक नहीं हुआ। इसका डिस्काउंट अभी भी लगेगा उस पर, इवन दो रीरेट करेगा, बट मार्केट पे नहीं आ सकता वो, मतलब मार्केट के पी के आसपास नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला रिस्क अभी भी रहेगा कि गवर्नमेंट जब वापस हो ना हो। अगर ये जुलाई में अभी गैस प्राइस बढ़ जाती है जितनी प्रपोजल था, और जुलाई में अगले साल वाला जो प्रपोजल आता है वो पूरा पूरा उसी वक्त इंप्लीमेंट हो जाए, जुलाई नहीं तो अगस्त, अगस्त नहीं तो सितंबर तक इंप्लीमेंट हो जाए, तो स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा कि भाई ठीक है, फॉर लॉन्ग जो भी कॉस्ट बर्डन होगा वो फॉरन पास ऑन हो जाएगा, तो वो मसला खड़ा नहीं होगा। रियल रेटिंग विल कम एट दैट पॉइंट। ओके, बट उससे कैश फ्लो बेहतर होंगे, जाहिर बात है, मतलब आपके पैसे नहीं फंसेंगे, तो अभी कितना मतलब पैसे gas price- फंसेंगे लेकिन कम फंसेंगे, क्योंकि gas price एलएनजी कितना- स्टिल नॉट पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म। गैस प्राइस कितना अभी इंक्रीज मांगा है? अराउंड अबाउट 450 रुपीज़, 450 रुपीज, बट 70%, 74%। 75 से लेकिन 70%। मेरा एक सवाल है, मैं ये कह रहा था कि जैसे यू वर सेइंग कि सुई नॉर्थ सुई साउथ का तो ये है ना कि दे डोंट गेट देयर कैश स्टक, तो जो अभी फंसता है उनका रिसीवेबल आता है वो पेएबल में फंसा लेते हैं, तो इट इज़ अ कैश जीरो ट्रांजैक्शन फॉर एसएनजीपी एंड हाँ, हम तो अभी एसएनजीसी के हवाले से बात करेंगे, तो इंक्रीजिंग गैस प्राइसेस विल एक्चुअली नॉट रिजल्ट इन एन इम्प्रूवमेंट इन उनके तो कुछ भी नहीं फर्क कैश, पड़ेगा। तो बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि ये एसएनजीपी के हवाले से बात हो रही थी। नहीं, ये मैं अभी ओजीडीसीपीएल ENP के के बारे बारे में में बात कर रहा था, अच्छा, बट सही है, ठीक है। एसएनजीपी, अब ये दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन, गैस प्राइस बढ़ जाती है 75%, एसएनजीपी में तेजी नहीं आई लेकिन आई है, 38 का 43, 45, 46 हो गया था। क्या एसएनजीपी पे और एसएचजीसी पे कोई इंपैक्ट है इस गैस प्राइस इंक्रीज का? स्टैंड अलोन अगर आप बात करो सिर्फ गैस प्राइस इंक्रीज, इट इज नेगेटिव नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ पीएनएल, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपकी स्टैंड अलोन एवरीथिंग स्टेटस को, सिर्फ गैस प्राइस अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो आपको जो यूएफजी लॉस है, विच इज़ थेफ्ट, लाइन लॉसेस, सब कुछ मिला के उसको भी कांस्टेंट रखूँ, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ लॉसेस मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, ठीक है, प्राइस विल शिफ्ट अपवर्ड्स, तो आपका रिजल्ट जो है इवेंचुअल जो आपको Bigger डिसअलाउड losses. कंपोनेंट है वो बढ़ जाएगा, वैल्यू सही है। टर्म्स तो आपका पीएनएल में हिट पड़ती है उसकी, ठीक है, तो पीएनएल हिट पड़ती है उसकी, बाकी फिर देन अगेन देयर इज नो इम्पैक्ट। ओके ओके, लेकिन कैश फ्लो टर्म में तो वैसे भी कोई इम्पैक्ट नहीं था। अच्छा, इसको खुद इसकी हिस्ट्री भी जस्टिफाई करती है। ओजीडीसीज डिविडेंड वर डिक्रीजिंग, ठीक है, जब से सेक्युलर का मसला सही आया, है। आराम से जैसे जैसे बढ़ता गया डिविडेंड्स गिरते गए। दिस इफेक्ट वाज मोर प्रोफाउंड इन पीपीएल, क्योंकि उसका एक्सपोजर बढ़ा था, उसका तो बहुत ज़्यादा गिर गया, ऑलमोस्ट 80% डिक्लाइन आया था उसके डिविडेंड्स के अंदर। एसएनजीपी को अगर आप देखो तो देयर डिविडेंड्स आर फ्लैट और मे बी इंक्रीजिंग अ लिटिल, इंक्रीजिंग, मतलब जितना पीछे से पैसे फंसते हैं वो वो आगे पीछे exactly. ओजीडीसी और पीपीएल के पैसे रोक लेते हैं, बिल्कुल। और ये अपनी कैश फ्लो को उस तरह मैनेज करते हैं कि मुझे इतना डिविडेंड देना है, इतना बैंकों को वापस करना है और मेरी कैश फ्लो मैनेज होगा। Exactly. केपेक्स करना है ना उनको, तो This is- केपेक्स जितना this is करना वो where- हटाया, बाकी डिविडेंड हाँ, में दे this is दिया। where- this is where the question का आंसर लाइज ना, कि that is why
you're not seeing that kind of तेजी और तेजी, हाँ. in SNGP SSGC because उनको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, उल्टा जो जैसे सजाद कह रहा है कि UFG losses की वैल्यू स्टैंड अलोन दिस डेवलपमेंट ओनली. ओके, तो मेरा ये हम लोग को समझना था सर्कुलर डेट के बारे में, वो हमने सज्जाद से समझ लिया. अब फाद मेरा एक लास्ट में थोड़ा सा कॉन्क्रीटली चाहूँगा कि अगर OG और PPL में से कोई SNGC SSGC मारी में से कोई एक चीज़ में आप इन्वेस्ट करना हो अभी भी, तो व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन? पिलवर्क गिवन द करंट प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट, जो डिविडेंड वाला सिनेरियो, अगर हम उसको अज्यूम करें कि वो रहता है और इम्प्लीमेंट भी होगा, बेसिस ऑब्वियसली यही है, तो OGDC विल बी द बेस्ट पिक इन दिस सिनेरियो. ओके, अब मेरा क्वेश्चन फहद से है. फहद, यू बीइंग हेड ऑफ रिसर्च, यू बीन राइटिंग स्ट्रेटेजी रिपोर्ट वगैरह वगैरह, ये सब कुछ IMF की वजह से हो रहा है जितना मुझे समझ में आया, ठीक है. बट IMF स्टैंड अलोन किताब तो नहीं है ना कि गैस प्राइस बढ़ा दो, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दो. बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आएंगी, जैसे इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज है. तो फॉर द ईयर 2023 व्हाट डू यू थिंक विल हैपन बिकॉज ऑफ द IMF? ये तो अच्छी चीज़ है ना शेयर होल्डर के लिए, बट बुरी चीज़ें क्या हो सकती हैं? और लॉन्ग टर्म में तो लगता है कि वो चीज़ें अच्छी होंगी, बट बुरी चीज़ें क्या हो सकती हैं? इमीडिएटली किन चीज़ों पे ख्याल रखना है? और हमारी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट के हिसाब से हमारा बेस्ट बेट्स और बेस्ट पिक 2023 के लिए क्या है? अच्छा, इसमें अगर याद हो तो हमारी जब स्ट्रैटेजी इससे पहले भी हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, तो मेरा एक पॉइंट होता था कि इस दफ़ा जो IMF की जितनी टफ चीज़ें भी हैं वो भी मार्केट के लिए मैं उनको पॉजिटिव ही समझता हूँ, और मैं उनको एज अ सिग्नल लूँगा कि यार हाँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ सीरियस अबाउट IMF. और वही चीज़ मार्केट में हमने देखी हुई कि पिछले 2 महीनों में, बल्कि अब 2.5 महीनों में 2 मॉनेटरी पॉलिसीज में 100 बेसिस पॉइंट से आपकी इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ गए, लेकिन मार्केट इज स्टिल डिलीवरिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स. कन्वेंशनली जिनको हम कहेंगे कि इक्विटी वैल्यूएशंस के लिए नेगेटिव चीज़ें जो हो सकती हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ ये आ सकती है कि यहाँ से भी 200-250-300 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट में इजीली रूम है, जितने डीप नेगेटिव रियल रेट हैं. बट फॉर मी आई डोंट थिंक कि वो मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, बिकॉज एज आई सेड कि द रियल डील इज़ के मार्केट को, बल्कि हम ऑलरेडी उस सिचुएशन में आ चुके हैं वेयर मार्केट इज़ प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यार अब जो है देयर इज़ नो अदर वे, एंड इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉब्ली ये सब गैस प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स, सब एक्सपोर्टर्स के लिए जो ये कंसेशंस है ये हट जाएंगे, लेकिन तब भी आप देखोगे कि मार्केट जो है वो री रेट करेगी. तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कोई अर्निंग्स नेगेटिव जो चीज़ें होंगी भी उनसे स्टॉक प्राइस पे इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो री रेटिंग वाले चीज़ जो है वो प्ले आउट कर जाएगी. जहाँ तक हमारी एनुअल उस थीम की बात है, सबसे पहली थीम लास्ट ईयर वॉज पावर सेक्टर, दिस ईयर वॉज गैस सेक्टर सर्कुलर डेट, और अल्हम्दुलिल्लाह वही चीज़ प्ले आउट भी करी. और मेरा ख्याल है जैसे सजाद ने बोला कि दोनों चीज़ों में जो है वो अभी भी मज़ीद अच्छा खासा प्ले आउट करेगी. मेरा तो ये व्यू है कि वंस दीस थिंग्स आर सॉर्टेड तो जो मल्टीपल्स हैं वो ये 2.5 के नहीं रहेंगे, मल्टीपल्स इनके री रेट होकर 3.5-4 पे चले जाएंगे. बिकॉज कीप इन माइंड के इससे पहले, बल्कि आप सिंपली उठा के देख लो कि जो के फर्टिलाइजर्स वगैरह किन मल्टीपल्स पे चल रहे हैं जो रेगुलर डिविडेंड पेइंग है, अपार्ट फ्रॉम बैंक्स इनमें NPL रिस्क है, तो ये भी अच्छे खासे री रेट यहाँ से हो जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो गुड डिविडेंड पेइंग कंपनीज. PPL OG भी अपने टाइम में जो है वो अच्छे डिविडेंड पेइंग कंपनी से. अपार्ट फ्रॉम दोज थिंग्स जो जनरल वो है हमारा, मेरा ख्याल है कि जो थीम है वो अभी भी रहेगी, बिकॉज मैंने पहले भी कहा था जहाँ एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स होंगे वहाँ पे हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैव हिस्टोरिकली आउट परफॉर्म्ड लो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, जो मैं मल्टीपल टाइम्स जो है वो बता चुका हूँ, जिसमें आपके जो हाई डिविडेंड यील्ड फर्टिलाइजर्स हैं, अगर आपके कुछ हाई डिविडेंड यील्ड्स क्लीनर बैंक्स हैं लाइक MCB, बैंक अल अबीब, UBL हो गया, FFC EFERT हो गया, इन सीमेंट्स एक्सपोजर रखना चाहिए बिकॉज ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस. अगेन मेरी जो पिक है वो यही होगी, लकी होगी, मेपल होगी, और विद सेफर उसमें जो है वो फौजी होगी. तो दिस इज द काइंड ऑफ पोर्टफोलियो आई वुड ड्राइव. आई विल शिफ्ट टू साइक्लिकल्स, जो हर किसी का एक सवाल होता है. व्हेन आई हैव अ व्यू के नाउ फ्रॉम 3 months और डाउन द लाइन you will see a cut in interest rates. That is where I will significantly increase my position in cyclicals. Obviously, I'll have cyclicals now also, लेकिन अगर मेरी पोर्टफोलियो का let's say 20% है, 30% है, तो उधर होगा 50-60%, 70% पे cyclicals चले जाएंगे. Where I am looking at 3-4 months, and this would, ये अब सवाल ये आता है कि ये टाइम होगा कब. मेरा ख्याल है कि the 4th quarter of this year would be where you will be quite confident about कि अब यहाँ से जो है वो थोड़ी बहुत easing शुरू हो जाएगी. अगेन वी नॉट लुकिंग एट मेजर वो, बट थोड़ी बहुत रीजिंग ना भी शुरू हो तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन ट्रिम होना शुरू हो जाएगी, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो बेहतर. आर यू ऑप्टिमिस्टिक फॉर 2023 फॉर एज एन इन्वेस्टर? And should investors be optimistic in 2023? What played out for power in 2022
we saw all these power companies, SparkGen, NCPL. Look at the returns they delivered last year, and look at the returns that are already been delivered, and there's still a lot of potential for ENPs. Again, you have to be selective. इसमें एक बात ENPs would be really positive. पावर सेक्टर का जो पूरा सेटलमेंट हुई थी उससे जो डिविडेंड फ्लो किया था दैट वाज पीनट्स एज कम्पेयर टू जो इनसे डिविडेंड इनका फ्लो है कर सकता है exactly. एंड इट कैन हैव अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन मार्केट लिक्विडिटी एज वेल Given the size of मतलब the आप sector. 326 प्लस अराउंड 120 इज अराउंड अबाउट व्हाट 440 बिलियन उसका 20% उसका ले लो 20% भी आप ले लो तो आपको 100 अरब 100 अरब के करीब तकरीबन कुछ 70-75 अरब के अराउंड बनेगा नंबर हाँ। जो मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो करेगी विच इज़ अ ह्यूज नंबर। सही बात है, सही बात है। और ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड भी होगा क्योंकि ये हैवी इंडेक्स स्टॉक्स हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के पास Exactly. बहुत हैं, बैंक्स के पास बहुत हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा कि कोई म्यूचुअल फंड ऐसा होगा कि डिविडेंड निकाल के जो है ना वो बांट नहीं, देगा, नहीं। मतलब वो तो री इन्वेस्ट ही करता है बिकॉज उसका तो Obviously. एसेट बढ़ता है, राइट? वो एसेट की फीस लेता है। ओके, सो दिस वाज द एंटायर पॉडकास्ट। अब मुझे एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे पूछनी चाहिए थी जो मैंने नहीं पूछी है और आपको लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट सज्जाद? नथिंग? फहद, इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? आई थिंक कि जो सवाल एक चीज़ हो सकती थी कि यार इसमें जो टाइमिंग का है ना, सब लोग कॉन्फिडेंट हैं, जैसे हमारी भी आपस में बात होती है कि ये चीज़ 9-10 तारीख से पहले हो जाएगी। आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि थोड़ा बहुत आगे पीछे ना हो जाए। Okay. और वो अगर चीज़ होती है तो गिवन द परफॉर्मेंस दैट दीज कंपनीज हैव गिवन ओवर द लास्ट मंथ, तो ये फिर ऐसे स्टॉक बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ले लेते हैं। बट दैट इन केस अगर आपके का जो व्यू है कि यार 9 या 10 तारीख तक जो है वो हो जाएगी, उससे थोड़ा आगे जाती हैं, बट केस चेंज नहीं होगा। केस वुड रिमेन द सेम, देयर इज नो अदर वे। कोई भी गवर्नमेंट हो, जैसे हमने पहले भी कहा था, देयर इज नो अदर वे देन IMF, एंड इन अंडर IMF यही होगा। थैंक यू गाइस, Thank थैंक you. यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। और इसी तरह इंशाल्लाह हम लोगों ने फिर शुरू किया अपने पॉडकास्ट का सीजन। नेक्स्ट पॉडकास्ट आई हैव अ व्यू इन माय हेड कि मुझे क्या करना है, एंड दैट शुड बी इंशाल्लाह पावर सेक्टर। और मैं फहद को लेके बैठूंगा फॉर IMF सेपरेटली कि IMF के अंदर क्या हो रहा है, देन वील ऑल्सो टॉक अबाउट वैल्यूएशन। सो इफ यू लाइक द चैनल प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कर दें सो दैट कोई भी वीडियो ऐसी आए वो मिस ना करें। Thank you for watching. Allah Hafiz. Investing in stock market is subject to market risk. Read all the related documents before investing.